Hello, good morning. This is my 15th lecture for the August month, and we were discussing in the previous lecture about the मीटर ब्रिज. हम लोग मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मीटर ब्रिज की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था, अननोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज कैलकुलेट किया था. इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि दिया था कि इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो मीटर ब्रिज है उस मीटर ब्रिज की हेल्प से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लॉस को भी वेरीफाई कर लेते हैं. मीन्स आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस डैश 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 आर एन, जो हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था. और इसी तरह से 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/RN हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट कर लेते थे. तो ये चीज़ हमारे पास इसके अंदर थी. अब उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर करेंगे उसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन इसके अंदर आता है, व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज ही क्यों कहते हैं? तो मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज किया जाता है. तो मीटर ब्रिज होता है, उसके अंदर दोनों एंड्स के बीच में 1 मीटर लंबा वायर यूज किया जाता है. उस वायर को यूज करने की वजह से हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? मीटर ब्रिज के नाम से जानते हैं. कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? मीटर ब्रिज वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज. किस पर डिपेंड करता है? व्हीट स्टोन ब्रिज पर के प्रिंसिपल पर मीटर ब्रिज वर्क करता है. एक और डिवाइस होता है जो व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड वर्क करता है और वो कहलाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है. पोस्ट ऑफिस बॉक्स इस वजह से कहा जाता है, वो भी अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का काम आता है क्योंकि वो पहले इनिशियली पोस्ट ऑफिस के अंदर जो टेलीफोन लाइंस होती थी उनके फॉल्ट ढूंढने के काम आता था. इस वजह से उसे हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से जानते हैं. लेकिन अब कोर्स में नहीं है, अभी हमारे मीटर ब्रिज ही कोर्स में है. तो मीटर ब्रिज प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज पर डिपेंड करता है या उस पर वर्क करता है. तीसरी चीज आती है हमारे पास, मीटर ब्रिज में कौन सा वायर यूज किया जाता है? तो मीटर ब्रिज के अंदर वायर यूज किया जाता है मैंगनी, कंस्टेंटन और यूरेका नाम के एलॉयज यूज किए जाते हैं. मैंगनी, कंस्टेंटन और यूरेका नाम के जो एलॉयज है वो हम लोग एज ए मीटर ब्रिज वायर यूज करते हैं. क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं क्योंकि मीटर इन जो एलॉयज है इनकी रेजिस्टिविटी हाई और टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? लो होता है. रेजिस्टिविटी क्या होती है? इनकी हाई होती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? लो होता है. बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which material used in meter bridge as a meter bridge wire and why? The answer is manganese, constantan or eureka alloys, and because they have high resistivity and low temperature coefficient. तो रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से फायदा क्या होता है कि हमारे पास कम वायर के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो जाता है. रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से, क्योंकि लेंथ तो उसकी फिक्स है, 1 मीटर की ही लेंथ हम लोग ले रहे हैं इसके अंदर, उससे कम ज़्यादा कर ही नहीं रहे. तो हमारे पास क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करे, इसलिए हम लोग वायर की रेजिस्टिविटी हाई कंसीडर करते हैं ताकि रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से वो 1 मीटर लंबा वायर ही क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करे ताकि हम लोग उसी के रेंज के अंदर जो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रेंज का रेजिस्टेंस मेजर किया जा सके. दूसरा होता है कि मीटर ब्रिज के अंदर हम लोग
टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो क्यों रखते हैं? इस वजह से रखते हैं क्योंकि मीटर ब्रिज को जब हम लोग सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं तो सर्किट में यूज़ करने पर क्या होगा कि उसके अंदर करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो वायर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर लो होगा तो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन नेग्लिजिएबल होगा। फिर एक बार बताता हूँ, मीटर ब्रिज को जब हम लोग वायर के अंदर यूज़ करते हैं तो वायर के अंदर यूज़ करने पर क्या होगा कि उसके अंदर करंट फ्लो होगी, वायर में करंट फ्लो होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो वायर गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अपन जानते हैं कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो रखने पर हमें ये फायदा होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की वैल्यू कम वेरी करती टेम्परेचर के साथ। तो जो भी टेम्परेचर हीट फ्लो की वजह से, करंट फ्लो की वजह से, जो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे रेजिस्टेंस का वेरिएशन क्या होता है? कम होता है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो अब हमारे पास समझ में आ गया पहली चीज़, कौन सा वायर यूज़ किया जाता है? मैंगनीज टंगस्टन यूरेका। क्यों किया जाता है? रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? लो। हाई रेजिस्टिविटी से क्या फ़ायदा है? हाई रेजिस्टिविटी से फ़ायदा है कि 1 मीटर लॉन्ग वायर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसके हमें सर्किट के अंदर डिफरेंट कंडीशंस में रिक्वायरमेंट होती है। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होने से क्या होगा कि जब हम लोग मीटर ब्रिज को सर्किट में यूज़ करेंगे तो सर्किट में यूज़ करने पर उसमें करंट फ्लो होने पर क्या होगा? वायर गर्म हो जाता है, और वायर गर्म हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस की वजह से वायर गर्म होगा, वायर गर्म होगा तो उसमें टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर्स का। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होने से क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम रहेगी, रेजिस्टेंस का वेरिएशन कम से कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायर को जब हम लोग इसके अंदर मीटर ब्रिज के अंदर जब हम लोग जॉकी को स्लाइड करते हैं तो हार्डली रब नहीं किया जाता, क्योंकि मीटर ब्रिज से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई जैसे मीटर ब्रिज में जब रीडिंग्स लेते हैं तो हम लोग फर्स्ट साइड पर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेते हैं एक साइड पर, फिर दूसरे एंड को टच करते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेते हैं अपोजिट साइड के ऊपर, दोनों अपोजिट साइड के ऊपर डिफ्लेक्शंस आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वायर को धीरे धीरे उठा करके टच करवाते जाते हैं। जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग 0 के क्लोज आए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की पोजीशन इस तरह की होती है कि हमारे पास बीच में 0 होता है, और उसके बाद फिर इधर भी 10 डिविजन्स, फिर 20 डिविजन्स, फिर 30 डिविजन्स तक। इसी तरह से इधर भी 10 डिविजन्स, फिर उसके बाद 20 डिविजन्स, फिर उसके बाद 30 डिविजन्स। ये मीटर इसके ऊपर। तो हम लोग जब एक एंड पे टच करवाते हैं तो इधर आपके पास डिफ्लेक्शन आएगा, फिर दूसरे एंड पर टच करवाएंगे, सी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर टच करवाए, मान लो इधर आया, सी पॉइंट पर टच करवाएंगे, अपोजिट साइड पे डिफ्लेक्शन आएगा। फिर उसके बाद हम लोग वायर के ऊपर क्या करते रहते हैं? जैसे मान लो मीटर ब्रिज का वायर है, हम लोग ज्योति को पहले यहाँ टच करवाएंगे, यहाँ टच करवाएंगे, डिफ्लेक्शन अपोजिट आ गया, अब रीडिंग्स देने के लिए एपरेटस तैयार है। सेम साइड पे अगर डिफ्लेक्शन आता है तो इसका मतलब फिर आप लोग उस पर रीडिंग ऑब्टेन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर टच करवाएंगे, फिर यहाँ पर टच करवाएंगे। मान लो यहाँ पर टच करवाने पर क्या हुआ? इसके अंदर आपके पास जो निडल है वो आपके पास 10 या 5 डिविजन्स पर आ गई। अब आप हल्के से उसको आगे स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपके पास 0 आ जाएगा वही 0 डिफ्लेक्शन होगा, और वहीं पर ब्रिज क्या होगी? बैलेंसिंग कंडीशन में होगी, क्योंकि बीडी आर्म में करंट की वैल्यू यहाँ पर निडल 0 पर आते ही बीडी आर्म के अंदर करंट की वैल्यू 0, ब्रिज किस में आ जाएगा? बैलेंसिंग स्टेट में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि वायर को हार्डली रब क्यों नहीं करना चाहिए। रीजन, क्योंकि जब हम लोग जॉकी को वायर पर हार्डली रब करेंगे तो हार्डली रब करने पर क्या होगा कि वायर बार बार जब यूज करेंगे तो वो घिस जाएगा। तो किसी जगह से क्या होगा? ज़्यादा घिस गया, किसी जगह से क्या होगा? कम घिसेगा। तो वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। जब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा
तो जहां पर वायर मोटा है वहां पर क्या होगा, हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं R इज इक्वल टू कितना होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। लेंथ में कोई चेंजेस नहीं, रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जहां पर वायर ज्यादा घिस गया, पतला हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और जहां पर वायर क्या हुआ, ज्यादा नहीं घिसा, वहां पर वायर अपनी ओरिजिनल थिकनेस के साथ रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका वही रहेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास उसके अंदर अलग अलग है। तो अगर हम लोग हार्डली रब करते हैं तो उसके अंदर वायर किसी जगह से घिस करके, रब करने की वजह से किसी जगह घिस करके ज़्यादा घिस जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, और किसी जगह पर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम घिसेगा तो ज़्यादा रहेगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके अंदर, कम रहेगी। तो वायर के अंदर, पूरे वायर में 1 मीटर की लेंथ में रेजिस्टेंस का जो ऑफर है या रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सभी जगह पर यूनिफॉर्म रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वायर को हार्डली रब नहीं करना चाहिए, वरना रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा तो रीडिंग के अंदर क्या होगा, एरर्स ज्यादा आएगी। समझ में आएगी बात। तो यहां पर हमारे पास वायर को ज्यादा हार्डली रब इस वजह से नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा घिस जाएगा, किसी जगह कम किसी जगह ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी जगह कम किसी जगह ज्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, जहां पर कम वहां पर ज्यादा, जहां पर ज्यादा वहां पर कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है, वो आती है कि मीटर ब्रिज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 एल शेप की मेटल स्ट्रिप्स यूज करते हैं और एक आई शेप के मेटल स्ट्रिप्स यूज की जाती है। ये कनेक्शंस के लिए होता है, अपने कनेक्शन के अंदर देखा है, पिछले वाली जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हम लोगों ने देखा है। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो स्ट्रिप्स है वो स्ट्रिप्स यूज क्यों की जाती है, मेटल स्ट्रिप्स क्यों यूज की जाती है, जबकि ये केवल कनेक्शन के लिए तो वायर भी यूज कर सकते हैं, जबकि हम लोग मीटर ब्रिज के अंदर इस तरह की मेटल स्ट्रिप्स यूज करते हैं। तो ये मेटल स्ट्रिप्स यूज क्यों की जाती है उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो मेटल स्ट्रिप्स इस वजह से यूज की जाती है क्योंकि ये केवल कनेक्शंस के लिए है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या होगा कि वायर यूज करते तो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर हमने यहाँ पर मेटल स्ट्रिप्स की जगह पर क्या यूज किया, वायर यूज किया, यहाँ पर एल शेप का, यहाँ पर आई शेप का, यहाँ पर एल शेप का, अगर हमने क्या किया, मेटल स्ट्रिप्स की जगह वायर यूज किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम और रेजिस्टेंस ज्यादा, इस फॉर्मूले से। और मेटल स्ट्रिप्स के अंदर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो मेटल स्ट्रिप्स यूज करने के पीछे रीजन क्या है, मेटल स्ट्रिप्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो यहां पर मेटल स्ट्रिप्स कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है, कंफ्यूज मत होना। अगर वायर के अंदर हाई रेजिस्टिविटी ली जाती है ताकि वो ये वायर लेंथ फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करे। मेटल स्ट्रिप्स क्योंकि कनेक्शन वायर्स की तरह यूज हो रही है, कनेक्शंस के लिए यूज हो रही है, तो मेटल स्ट्रिप्स इस वजह से यूज की जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफर करे तो रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। तो मेटल स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए हम लोग या यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस इस रीजन में मेटल स्ट्रिप्स के अंदर रीजन के अंदर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम से कम होगा। तो कनेक्शंस के अंदर कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा। मीटर ब्रिज के अंदर मेटल स्ट्रिप्स क्यों यूज की जा रही है, इस वजह से की जा रही है ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो, इसलिए हम लोग मेटल स्ट्रिप्स यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और वो आता है आपके पास कि इसमें मीटर ब्रिज के अंदर जब हम लोग रीडिंग्स लेते हैं तो वी प्रीफर टू टेक द रीडिंग्स एट द मिडिल ऑफ द वायर। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए
कि जो रीडिंग्स हो वो कहाँ पर आए, मिडिल रीजन के अंदर आए, आसपास के एंड्स पर ना आए। हम जो प्रीफर करते हैं, और वी normally preferring to take the readings at the middle of the wire, not at the ends of the wire। यानी यहाँ पर बिल्कुल इसके क्लोज एंड्स पर हम लोग रीडिंग्स नहीं लेते। यानी हमारी रीडिंग अगर मान लो 1 to 10 के बीच में आ रही है या 90 to 100 के बीच में आ रही है, तब हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर किसी भी तरह की जो रीडिंग्स है उसमें क्या होगी, एरर ज़्यादा आएगी। और मिडिल में हम लोग लेते हैं तो एरर क्या होती, कम होती। रीज़न भी सुन लो, फिर पहले आंसर सुन लो एग्जैक्ट। वाई डू वी प्रीफर टू टेक द रीडिंग्स एट द मिडिल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर, नॉट एट द एंड्स ऑफ द वायर। आंसर, because at the ends of the wire the percentage error in the readings is greater, and at the middle of the wire the percentage error is smaller। अब रीजन सुन लो, क्योंकि मान लो हमारे पास फाइल रीडिंग जो वायर है वो यहाँ पर एंड्स पर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लपेटना पड़ेगा। जब वायर को थोड़ा सा हम लोग लपेटेंगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो आपने 1 सेंटीमीटर का वायर लपेट दिया और आपकी रीडिंग आई 5 या 95। तो ऐसी सिचुएशन में 95 का मतलब 100 माइनस एल जब फॉर्मूले में देंगे तो वही 5 आएगा आपके पास। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की रीडिंग में जो साइड में लपेटा जाएगा वो 1 सेंटीमीटर एरर के तौर पर आएगा, क्योंकि वो काउंटिंग में लेंथ में मेजर में होगा ही नहीं। मेजर तो हम लोग यहाँ से स्केल से करेंगे, और जो हमने वायर इसके अंदर लपेटा है वो वायर की लेंथ इसके अंदर एरर के तौर पर रहेगी। तो मान लो 1 सेंटीमीटर वायर हमने इस एंड पर लपेटा आपके पास दोनों एज में, और 5 सेंटीमीटर आपकी रीडिंग आई, तो आपकी रीडिंग में परसेंटेज एरर 1/5 इंटू 100%, तो आपकी परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। लेकिन अगर यही लेंथ आपने कितनी ले ली, 50 सेंटीमीटर पर ले ली, तो 1/5 इंटू 50 हो जाएगा, इंटू 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2% आपके पास एरर आएगी। अगर आप एंड्स पर लेते हैं तो आपके पास परसेंटेज एरर, जैसे मान लो 5 एग्जांपल ले लिया हमने, तो परसेंटेज एरर आई 20%, और अगर आपने 50 पर यानी मिडिल ऑफ द वायर पर लिया तो परसेंटेज एरर आपके पास कितनी आई, 2% आई। तो एंड्स पर परसेंटेज एरर ज़्यादा और मिडिल में परसेंटेज एरर क्या होती है, कम होती है। ये कुछ क्वेश्चंस थे हम लोगों ने डिस्कस किए।